हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो अभी तक हमने डिस्कस किया स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जाना। फिर इसके बाद हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखा। फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो वहाँ पे हमने ये जाना कि अगर हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट, किस में, पाई टू पाई स्टार में, यानी पाई से पाई स्टार में जाते हैं। तो इनका जो एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो ज़्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, है ना। तो जब भी हम पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट को इंक्रीज करते हैं, मोर पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, यानी हेक्सेन की जगह पे हमने अगर मेथनॉल लिया या इथेनॉल लिया, सॉरी इथेनॉल हमने अगर लिया, तो ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट है, तो ये क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं। ये कौन, पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ पोलर पोलर इंट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से जो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। अब जिसकी वजह से जो एक्साइटेड स्टेट और जो ग्राउंड स्टेट है इसके बीच में, यानी हमने इसको कहा था आपका ल्यूमो और होमो के बीच में जो गैप है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अब इजीली होने लगते हैं। यानी अब जो लेम्बडा मैक्स का वैल्यू है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको हमने क्या कहा था, बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एन टू पाई स्टार की बात करते हैं, यानी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका नॉन बॉन्डिंग है, ये आपका पाई स्टार है, ठीक है। तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो इजीली इंट्रैक्शन करते हैं किसके साथ, ग्राउंड स्टेट के साथ, इन केस ऑफ एन टू पाई स्टार, ठीक है। जिसकी वजह से जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी ज़्यादा कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू आपका एक्साइटेड स्टेट। क्यों, क्योंकि ground state is more polar as compared to excited state in case of n2 pi star transition। अब क्या हो रहा है, यहाँ से अब एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो गया, तो ये एनर्जी गैप क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, है ना। जब ये एनर्जी गैप इंक्रीज होता है तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ई, है ना, इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी लेम्बडा मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी यहाँ पे कौन सी शिफ्ट होता है, ब्लू शिफ्ट होते हैं, ब्लू शिफ्ट, या क्या कहते हैं ब्लू शिफ्ट को हम, हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट, है ना। ब्लू शिफ्ट होते हैं, हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट होते हैं, हिप्जोक्रोमिक जिसको हम बोलते हैं, है ना। एक होता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट, एक हिप्जोक्रोमिक। तो यहाँ पे हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट होते हैं जब हम एन टू पाई स्टार की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि ग्राउंड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया। तो आज इसी तरह से हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वुडवर्ड-फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्ब्डा मैक्स इन कंजुगेटेड डाइंस। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप इस एग्जांपल को देखिए, देखते हैं इस एग्जांपल से, ये एक एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज यहाँ पे दिया है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कंजुगेशन का इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एस्टून है ना, इसमें कोई ना कोई कंजुगेशन है ना कोई ब्रांचिंग है, ये एक सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ एस्टून है। अगर हम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो लेम्बडा मैक्स का वैल्यू ऑब्जर्व किया है वो 274 नैनोमीटर है, और एप्सिलॉन मैक्स यानी आप इंटेंसिटी की बात करते हैं तो 13.6 है। इसके बाद हम पाई टू पाई स्टार की बात करते हैं, तो लेम्बडा मैक्स 195 नैनोमीटर है और एप्सिलॉन मैक्स 9000 है, ठीक है। देखिए ये चीज़ मैंने पहले डिस्कस किया कि एन टू पाई स्टार में एप्सिलॉन मैक्स का वैल्यू कम होता है। क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट अलाउड ट्रांजिशन। ये क्या है, अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, है ना। जो हमने सिलेक्शन रूल पढ़ा था इसमें ये एन टू पाई स्टार बिकॉज ऑफ सिमेट्री अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ
सिलेक्शन रूल ये ट्रांजिशन होता है, ठीक है। इसलिए इसका इंटेंसिटी जो होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एज पर सिलेक्शन रूल अलाउड ट्रांजिशन है, तो इसलिए देखिए इसका इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, 9000 है, ठीक। तो ये चीज़ तो हमने डिस्कस किया है। अब इसमें देखिए यही एस्टून है, बस एक्स्ट्रा क्या है कि इस डबल बॉन्ड के साथ और एक डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन में है, यानी यहाँ एक कंजुगेशन आया है, ठीक है। अब इस कंजुगेशन की वजह से यही n2 पाई स्टार जो हमें 274 मिल रहा था अब इंक्रीज होके 331 नैनोमीटर हो गया, यानी एप्सिलॉन मैक्स भी कितना बढ़ गया, 25 हो गया, यानी इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई, लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू भी बढ़ गई, यानी हमें एनर्जी अब कम देना पड़ा क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लैम्ब्डा का क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जहां 195 पे हो रहा था अब वो 203 पे, यानी लैम्ब्डा का वैल्यू फिर से इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ पे कौन सा शिफ्ट हुआ, बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट हुआ। और देखिए एप्सिलॉन मैक्स का वैल्यू भी इंक्रीज हुआ, यानी मोर इंटेंस आपको पीक यहाँ पे आने लगा। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, जब भी किसी सिस्टम में कंजुगेशन आ जाते हैं तो इसका मतलब लैम्ब्डा मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। और वहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी गैप है, जो हम अभी तक बोल रहे थे कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ये गैप जितना बड़ा होगा एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है, ये गैप जितना कम होगा एनर्जी कम देना पड़ता है, जो हम अभी बात कर रहे थे ये गैप इसका मतलब कम हो रहा है जब भी कंजुगेशन होता है। तो इसलिए वहाँ पे लैम्ब्डा मैक्स का वैल्यू क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये चीज़ तो थोड़ा इस एग्जांपल से हम समझ गए हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में इतना है, ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया यही चीज़ आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि ये इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन से है ना, ये कंजुगेशन की वजह से ये वेवलेंथ इंक्रीज क्यों होता है, क्या रीज़न है इसमें, ठीक है। तो इस रीज़न को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, एक सिंपल सा यहाँ पे एक अल्कीन है, इसमें कोई कंजुगेशन है ही नहीं, एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो कोई कंजुगेशन नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका पाई होगा, यहाँ पे पाई स्टार होगा, बस सिंपली यही होगा, और तो कुछ नहीं होगा ना। एक ही डबल बॉन्ड है तो एक ही डबल बॉन्ड में कितने पाई एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, दो, तो दो में कंबाइन होके क्या बनाएगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो है ना पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग होगा एक एंटी बॉन्डिंग होगा, एक पाई होगा तो एक पाई स्टार होगा, ये चीज़ है। तो हमें पता है कि जो हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, जो हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यानी वो बहुत सारे लेवल है, जैसे 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, वो ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, किस में, फिलिट ऑर्बिटल में से, ये भी फील्ड है ये भी फील्ड है ये भी, इन तीनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दूसरा क्या है इसका उल्टा, कि वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम हो लेकिन अनऑक्युपाइड हो, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, उसको लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, होमो और ल्यूमो हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें होमो कौन सा है, इसमें ल्यूमो कौन सा है, ठीक है। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सबसे पहले जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है उसमें जाता है, हमें पता है, तो पाई के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा इसमें, और ये वाला खाली रहेगा, इसका मतलब इसका जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाला है इसका होमो है, और इसका ये क्या है, ल्यूमो है, लोवेस्ट एनर्जी, यही दो ऑर्बिटल तो है, जो ऑक्युपाइड है उसको होमो कहेंगे, जो अनऑक्युपाइड है यहाँ पे ल्यूमो कहेंगे। और होमो और ल्यूमो का गैप इतना है, जब वेवलेंथ 171 नैनोमीटर पे हम इसमें यूवी विजिबल रेडिएशन को पास करते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन होता है पाई से पाई स्टार में। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब और एक एग्जांपल पढ़ेंगे इसी के साथ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपके पास या दूसरा सी डबल बॉन्ड सी है या सी डबल बॉन्ड ओ है, इन दोनों में से एक है, ठीक है। तो फिर से ही एक दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे पाई के, क्यों, क्योंकि इसके पास दो ही पाई इलेक्ट्रॉन है,
या 2 पाई एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके पास भी 2 पाई एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो ये आपका एक पाई होगा, ये पाई स्टार होगा, एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा, ये आपको पता है, यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक ही पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक ही पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल होगा, बाकी वहाँ पे खाली रहेगा। लेकिन अगर हम CO की बात करते हैं, CO में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इसमें ये 2 नॉन बॉन्डिंग इस नॉन बॉन्डिंग वाले में जाएंगे, पाई स्टार यहाँ पे खाली रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे इसका ये होमो हो जाएगा, जो हमें पता है, यहाँ पे ये ल्यूमो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा। अब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होने के लिए यहाँ पे देखिए, आपको ये एनर्जी गैप बराबर है ना, 171 नैनोमीटर का आपको रेडिएशन यहाँ से पास करना पड़ेगा, ये तभी ये ट्रांजिशन होगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की, यानी नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल इस नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ट्रांजिशन होना है कहाँ से, N से पाई स्टार में। तो अब होमो कौन सा बन जाएगा, होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड है ना, जहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है हाईएस्ट ऑक्युपाइड, तो ये है, ये अब होमो बनेगा, अब ये वाला ल्यूमो बनेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होके यहाँ चला जाएगा, तो एनर्जी गैप थोड़ा सा कम है, तो 290 नैनोमीटर आ गया, यानी वेवलेंथ बन गया। यानी याद रखना, जितना ये गैप कम होता जाएगा वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ ये गैप बड़ा था ना, 171 ही था, ये 290 पे पहुंच गया, क्योंकि ये गैप क्या हो गया, कम हो गया। ये चीज़ तो आप समझ में आया होगा। ये और ये टोटली आइसोलेटेड है, एक अलग कंपाउंड है, एक अलग कंपाउंड, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम सिर्फ ये दोनों अल्कीन हम ऐसा बोल सकते हैं, यानी ये दोनों कनेक्टेड नहीं है ना। ये अलग कंपाउंड हो गया, ये अलग कंपाउंड हो गया, ये आइसोलेटेड फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को करीब लाएंगे, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी हमने इसको किस फॉर्म में लाया, कंजुगेशन फॉर्म में लाया, यानी दिस डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद द डबल बॉन्ड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ कंजुगेशन आ गया। अब ये कंजुगेशन होने से क्यों लैम्बडा मैक्स इंक्रीज होता है, हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं लैम्बडा मैक्स क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम देखिए, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल सा है यहाँ पे, है ना। अब हम सिर्फ बीज वाले को ही आप थोड़ा सा नजर, ये दोनों अलग हो गए, ये हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल टाइप का, जब ये कंजुगेशन में नहीं था। अब बीज वाला, जिसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखाऊंगा, आपका फोकस अब रहना चाहिए इसके अंदर वाले पे, ठीक है, ये वाला, यानी C डबल बॉन्ड CO हो या C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C हो, यानी कंजुगेशन जब होते हैं तो क्या होते हैं। तो देखिए इस C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड में कितने पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, या कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 पाई बॉन्ड है, तो कितने होंगे, 4 पाई एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, है ना। बॉन्ड बनने के लिए आपको 4 एक बॉन्ड बनने के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 पाई बॉन्ड बनने के लिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो 4 पाई एटॉमिक ऑर्बिटल वो कंबाइन होते हैं, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होते हैं, तो इससे और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये पाई और ये पाई कंबाइन हुआ, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। तो एक को हम पाई 1 मानेंगे, एक को हम पाई 2 मानेंगे। ये बीच में जो दिखाया है ये नॉन बॉन्डिंग है, ये इसकी एनर्जी सेम रहेंगे, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर लोन पेयर होगा तो इस वाले पार्ट में वो फिल हो जाएगा, इतना याद रखो, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो अब 2 और पाई एटॉमिक ऑर्बिटल बचे हैं ना, 4 है ना हमारे पास, 2 तो ऐसे एक दूसरे के साथ मिक्स होके पाई 1 और पाई 2 बनाया। एक की एनर्जी कम होती है, एक की एनर्जी ज़्यादा होती है, हमें पता है। अब दूसरा जो 2 बचे हैं पाई और 4 है ना, 4 पाई एटॉमिक ऑर्बिटल है, बिकॉज ऑफ 2 डबल बॉन्ड की वजह से। 4 में से दोनों ने कंबाइन किया और 2 अब कंबाइन हो जाएगा, 2 पाई एटॉमिक ऑर्बिटल फिर से कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा।
अब पाई 1 पाई 2 हो गया, इस एक को हम पाई 3 मानेंगे, एक को हम पाई 4 मानेंगे। तो कितने बने, 1 2 3 4, 4 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने जब ये दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के किस में आ गया, कंजुगेशन में आ गया। तो ठीक है, पहले सिर्फ दो ही पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे थे, क्योंकि सिर्फ दो ही आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल थे, वो आइसोलेटेड थे, अलग अलग थे। अब तो ये कंजुगेशन में आ गया, तो ये वाला हाल इसका, ये वाला पिक्चर बनेगा। ठीक है, ये वाला पिक्चर अब ये बन गया। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4। दो इसमें बॉन्डिंग होंगे, ये दो बॉन्डिंग होंगे, दो एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर होते हैं। ठीक है, और बीच में जो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहेगा। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जब ये आइसोलेटेड था, जब ये अलग थे, ये दो अलग थे, तो ये हमारा हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, होमो था ना, ये होमो था। अब जब ये कंजुगेशन में आ गया, तो इसमें क्या हुआ, होमो का क्या हाल हो गया, होमो की एनर्जी बढ़ गई, होमो की क्या एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, होमो की एनर्जी यहाँ बढ़ गई है। और अगर यहाँ ये हमारा ल्यूमो था, ये भी ल्यूमो था, ये ल्यूमो था, ल्यूमो की एनर्जी कम हो गई। बस इतना याद रखो, जब भी कंजुगेशन होते हैं, होमो की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल्स, और ल्यूमो की एनर्जी थोड़ी सी, ल्यूमो यानी लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, तो होमो और ल्यूमो, होमो की इंक्रीज हो जाएगी, ल्यूमो की डिक्रीज हो जाएगी। इसका क्या नतीजा होगा, इसका क्या असर होगा, इससे ये होगा कि होमो और जो ल्यूमो के बीच में जो गैप है वो डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। होमो और ल्यूमो के बीच में आप गैप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। जब ये गैप डिक्रीज हो जाएगा, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इजीली अब ट्रांजिशन हो जाएगा। पहले इसको यहाँ से यहाँ जम मारना था, अब गैप डिक्रीज हो गया, यहाँ से यहाँ जम ही मारना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। अब वो कम एनर्जी वाले रेडिएशन पे होगा। कम एनर्जी का मतलब क्या है, वेवलेंथ हाई, वेवलेंथ हाई। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ क्या हुआ, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी तो वही रहेगी, लेकिन ल्यूमो की एनर्जी कम होगी ना, जिसकी वजह से ये जो ल्यूमो है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के पास आ गया। अब तो इलेक्ट्रॉन और इजीली ट्रांजिशन करेगा यहाँ से यहाँ, तो कम वेवलेंथ पे n2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा। जैसे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, या इसका 171 था कंजुगेशन से पहले, जो ही कंजुगेशन हुआ तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वैल्यू कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से ये वेवलेंथ पे हो रहा है, तो 217 नैनोमीटर पे, और n2 पाई स्टार कितने पे हो रहा है, 3 to 15। बस सिंपल सा है। ये देखिए होमो बन रहा है कि नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। तो 4 पहले इस ऑर्बिटल में 2 फिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया। इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी हाई है, और वो ऑक्युपाइड है, कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारा अब होमो बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, होमो। और इसके नेक्स्ट वाला जो एंटी बॉन्डिंग है वो क्या बनेगा, ल्यूमो। बस, तो यहाँ पे क्या हुआ, होमो और ल्यूमो का गैप क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। लेकिन अगर ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, एन से हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग से, तो नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्युपाइड यही है, तब बनेगा होमो, ये नॉन n2 पाई स्टार में होमो ये वाला बनेगा, और ल्यूमो ये वाला है, तो n2 पाई स्टार यहाँ से आएगा और इजीली हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप इतना याद रखना, जितना हमारा जब भी कंजुगेशन होता है, होमो और ल्यूमो का गैप क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। जब भी होमो और ल्यूमो का गैप डिक्रीज होता है, तो इजीली ट्रांजिशन होता है फ्रॉम होमो टू ल्यूमो एट हायर वेवलेंथ, इसलिए वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, तो लैम्ब्डा मैक्स और एप्सिलॉन का वैल्यू देखिए इतना है। ठीक है, जो ही यहाँ बढ़ता चला जाता है, तो यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि कंजुगेशन इंक्रीज होने से लैम्ब्डा मैक्स और एप्सिलॉन वैल्यू पे क्या असर होता है। तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है,
तो देखिए 165 लैम्ब्डा मैक्स 15,000 इसका एप्सिलॉन का वैल्यू है। जो ही इंक्रीज होता है क्या, जो ही इंक्रीज होता है आपका नंबर ऑफ कंजुगेशन, इसमें 2 कंजुगेशन है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 5 है, इसमें 6 है, कंजुगेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वेवलेंथ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साथ साथ में आपका एप्सिलॉन का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जितना कंजुगेशन होता है होमो और ल्यूमो का गैप डिक्रीज होता है। तो जब भी होमो और ल्यूमो का गैप डिक्रीज होगा, इजीली ट्रांजिशन होगा। जब इजीली ट्रांजिशन होगा तो एप्सिलॉन का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, एक जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए ये केराटिन है, केराटिन आपके कैरेट्स में होते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर होता है, तो उसमें रेड कलर आते हैं। क्यों आ रहा है? देखिए जितना यहाँ पे ये कंजुगेशन में नहीं था, जो ही कंजुगेशन में आते हैं होमो और ल्यूमो का गैप डिक्रीज होता है, और एक कंजुगेशन आया होमो ल्यूमो गैप डिक्रीज, और कंजुगेशन होमो ल्यूमो गैप डिक्रीज होता जाता है जितना कंजुगेशन बढ़ता चला जाता है, बस। ठीक है, ये अगर यूवी रेज में ट्रांजिशन हो रहा था तो कंजुगेशन इंक्रीज होने से होमो और ल्यूमो गैप इतना छोटा हो जाते हैं कि अब वो विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन दिखाने लगते हैं, विजिबल रेंज में। और आपको पता है जब भी विजिबल रेंज में कोई चीज़ एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं तो वो हमें क्या नज़र आते हैं, कलरफुल नज़र आते हैं। इसलिए जो केराटिन है आपके कैरेट से, उसका थोड़ा सा ऑरेंज कलर या बोलेंगे थोड़ा सा रेडिश कलर आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। सिमिलरली लाइकोपीन्स देखिए टमाटर में होते हैं आपके, है ना, तो या आपका वाटरमेलन होते हैं, इनमें लाइकोपिन एक होता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें भी 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से होमो और ल्यूमो गैप इतना डिक्रीज हो जाते हैं कि वो विजिबल रेंज में आप एब्जॉर्प्शन दिखाने लगते हैं। इसलिए ये चीज़ें हमें अब कलरफुल नज़र आने लगते हैं। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो जितना कंजुगेशन होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अब इजीली होगा। अब हम डिस्कस करेंगे वुडवर्ड फिजर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्ब्डा मैक्स इन कंजुगेटेड डाइंस। ठीक है, तो ये जो रूल है वो एक सिंपल सा एक एम्पिरिकल रूल है, किसके लिए, कैलकुलेटिंग और प्रिडिक्टिंग लैम्ब्डा मैक्स। चाहे वो एसाइक्लिक डाइन हो या 6 मेंबर डाइन हो, इन दोनों में ये रूल जो होता है, ये जो फार्मूला हम बोलेंगे एक लागू होता है। ठीक है, तो क्या फन है इस रूल को पढ़ने का। से फॉर एग्जांपल आपको कोई कंपाउंड के बारे में आपको शक होता है, आपने कोई कंपाउंड डिस्कवर किया, उसका स्ट्रक्चर आपने बनाया, आपको लग रहा है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, कुछ है ना, कुछ ऐसा होना चाहिए, और आपको से फॉर एग्जांपल कुछ आपको वैल्यू 219 या कुछ आ रहे हैं। जब आपने इंस्ट्रूमेंट में इसका लैम्ब्डा मैक्स देखा इंस्ट्रूमेंट से, तो आपको कुछ इसका वैल्यू आ रहे हैं, एक्स वाई जेड 200, ये रफ है, हाँ 219 आपको वैल्यू आ रहा है। ये ऑब्जर्व भी किया आपने, ऑब्जर्वेशन, इट इज़ योर ऑब्जर्वेशन। कहाँ से आपने कैलकुलेट किया, बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। अब आपको शक है कि इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा होना चाहिए, तो आप क्या यूज करेंगे, वुडवर्ड फिजर रूल को यूज करेंगे। ठीक है, रूल को यूज करके कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकली कि अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो इसका लैम्ब्डा मैक्स इतना होना चाहिए, है ना। से फॉर एग्जांपल आपको इंस्ट्रूमेंट ने वैल्यू दिया था 219, लेकिन आपको आ रहा है 217 या 221, है ना। तो ये ऑलमोस्ट इसके साथ मैच हो रहा है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल और जो ऑब्जर्वेशन है उसमें थोड़ा तो एरर रहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट इन एग्रीमेंट विद द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दोनों के साथ ये एग्री कर रहा है। तो आपको श्योर हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रपोज किया है उसका स्ट्रक्चर ये है। तो इसलिए हम वुडवर्ड फिजर रूल को पढ़ते हैं, ताकि हमें स्ट्रक्चर जो हमने प्रपोज किया होता है किसी कंपाउंड का, तो उससे हमें और अथेंटिक प्रूफ मिल जाता है कि बिल्कुल यही स्ट्रक्चर इसका है। तो इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं।
अब जब ये रूल है तो हमें कुछ ना कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और जब हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो लैम्ब्डा मैक्स जो है ऑलमोस्ट एग्री करते हैं जो आपने इंस्ट्रूमेंट के सहारे कैलकुलेट किया है। थोड़ा सा प्लस माइनस 5 का रहते हैं, वो तो हमेशा हर ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन में इतना रहता है। अब कुछ सेट ऑफ रूल्स है, इसको आपको रट लगा के याद रखना ही रखना है। अगर आपके पास डाइइन, अभी तक हम डाइइन पढ़ रहे हैं, याद रखना डाइइन का क्या मतलब है, दो डबल बॉन्ड जो एक दूसरे के कंजुगेशन में है उसी को हम डाइइन कहेंगे, यानी दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होना चाहिए। ठीक, अगर जो आपका डाइइन है वो एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक का मतलब क्या है, ओपन चेन, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 है ना, इस टाइप के डाइइन को एसाइक्लिक बोलेंगे, यानी ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं, एसाइक्लिक, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी CH2 को ऐसे, ये दो डाइइन हो गया, ये एक डाइइन हो गया। ठीक है, एसाइक्लिक हो या हीट्रो इन्यूलर रिंग को कहते हैं हीट्रो का मतलब अलग अलग, डिफरेंट, दो रिंग है, और आपका जो कंजुगेट डबल बॉन्ड है वो किस में है, दो अलग रिंग में से, एक यहाँ पे है एक इसमें है, दो अलग रिंग में है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हीट्रो एन्यूलर। अगर आपका डाइइन या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो तो उस समय आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको लेना है 214 नैनोमीटर, ये आपको बेस वैल्यू, ऐसे बेस वैल्यू लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपका डाइइन किसी होमो एन्यूलर टाइप का, होमो मीन्स एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड हो, होमो कहते हैं, तो उस समय बेस वैल्यू आपको 253 नैनोमीटर, ये आपका हो गया बेस। बिल्कुल आपको पहले डाइइन को ढूंढना है, हीट्रो होगा या एसाइक्लिक होगा तो 214 और होमो होगा तो 253, ये जब लिया ये हो गया। इसके बाद हमें कुछ इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट इस पे प्लस करना है, ये होगा तो ये प्लस होगा, ये होगा तो ये प्लस, इनके बेस वैल्यू पे हमें प्लस करना है कुछ वैल्यूज को। तो अल्काइल सबस्टिट्यूएंट हो या रिंग रेजिड्यू हो तो उस समय आपको 5 नैनोमीटर इस बेस वैल्यू पे आपको ऐड करना है ना। एक्सोसाइक्लिक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होगा तो 5 डबल बॉन्ड होगा अगर ये आपका डाइन है ना, ये तो कंजुगेशन में है, इसको तो हमें बेस मानना है। इस डबल बॉन्ड के साथ और एक डबल बॉन्ड आप किस में आ गया, कंजुगेशन में आ गया, तो उस समय आपको 30 इस पे और एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, OR या अल्कोक्सी या BrCl होगा तो 6 लेना है, SR होगा तो 30, इस चीज़ को आप थोड़ा सा खुद देख लेना, फिर लास्ट में इन सबको प्लस करना है तो वो आपको कैलकुलेटेड लैम्ब्डा मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो करेक्शन है वो 0 है, क्योंकि हम सिर्फ डाइइन की बात कर रहे हैं। डाइइन में ये जो ग्राउंड स्टेट है या ये आपका एक्साइटेड स्टेट होता है वो नॉन पोलर होते हैं, इस पे पोलरिटी के इतना ज़्यादा असर नहीं होते हैं सिंपल डाइन्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद किया, हेट्रो एसाइक्लिक 214, होमो 253, बाकी इनका इतना आपको ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा होमो और हीट्रो जो कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने अलग से इसको रखा है, होमो किस किस कंडीशन में कहेंगे। तो ये एग्जांपल किसका हुआ, होमो का। देखो दोनों डबल बॉन्ड डाइइन जो है वो एक ही रिंग के अंदर है, ये भी एक ही रिंग के अंदर है, ये क्या लग रहा है आपको, दो अलग रिंग में है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ये जो दो रिंग है वो ऐसे है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, इसको हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, ये यानी इसको, ये डबल बॉन्ड पार्ट ऑफ द टू रिंग है ना, तो ये इसको हम होमो एन्यूलर कहेंगे। ठीक है, ये होमो एन्यूलर डाइइन है। ठीक है, अब यहाँ पे होमो एन्यूलर में कंजुगेटेड डबल बॉन्ड विद इन सेम रिंग होता है और सिस्सॉइड होता है, सिस का मतलब सिस फॉर्म में है ना, ये सिस फॉर्म में, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है ना, सिस फॉर्म में है ये सारा, सिस्सॉइड कहते हैं इसलिए इसको। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हीट्रो वाला जो अलग अलग रिंग में है, दोनों डबल बॉन्ड, एक इस रिंग में है एक इस रिंग में है, ये एक इस रिंग में है, ये देखो आपको सबसे पहले दो डबल बॉन्ड ढूंढना है जो एक दूसरे के कंजुगेशन में है, ये एक डबल बॉन्ड ये कंजुगेशन, ये एक डबल बॉन्ड ये किसके साथ कंजुगेशन है ना, बस उसी को हमें ढूंढना है। यहाँ पे देखिए
दिस डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड मीन्स ये आपका डाइन मेन डाइन हो गया। लेकिन जो ये डाइन का दो डबल बॉन्ड है, एक रिंग में है, दूसरा दूसरे रिंग में है, ये देखिए आपका ये हो गया बेस, ये देखिए इसमें बेस, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है, तो इसको हम हेटेरोइन्युलर डाइन कहेंगे। ठीक है, तो ये हेटेरोइन्युलर डाइन का एग्जांपल हो गया। जब भी हेटेरो वाला होता है वो ट्रांस फॉर्म में होता है, इसको इसलिए एस ट्रांस या ट्रांसवाइड भी इसको हम कहते हैं। देखिए देखा जाए तो इस डबल बॉन्ड को मैं अलग से यहाँ दिखाऊंगा तो ऐसे लग रहा है ना ट्रांसफॉर्म में, जबकि होमो में दोनों ऐसे आ रहे थे, सिस फॉर्म में आ रहे थे। ठीक है, ये हो गया हेटेरो होमो का। अब हमने वहां एक बोला था एक्सोसाइक्लिक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। आप पूछ सकते हैं सर ये एक्सोसाइक्लिक कौन सा हुआ, तो इसके लिए कुछ एग्जांपल आपके लिए रखा है। ठीक है, वो डबल बॉन्ड जो किसी रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, से फॉर एग्जांपल एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग ऐसा है, इस रिंग के यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यानी ये डबल बॉन्ड इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ ना, इसको हम इस डबल बॉन्ड को हम एक्सोसाइक्लिक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखो, यानी बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे सॉरी इस टाइप का अगर होगा, ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो ये डबल बॉन्ड इसके कॉर्नर पे ही आ गया ना इस रिंग के, तो ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हुआ इस टाइप के। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले डाइन को देखना, ये आपका डाइन हो गया, देखिए डाइन, डाइन को पता क्या, ये हो गया आपका डाइन, सिंपल डाइन हो गया। ठीक है, तो इस डाइन में ये डबल बॉन्ड इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक में है, तो ये एक्सोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया। ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, इस रिंग ए बी में जो आपका डाइन है, डाइन का एक डबल बॉन्ड जो है इस रिंग के साथ, ए रिंग के साथ, ए रिंग के साथ एक्सोसाइक्लिक फॉर्म में है, तो वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। देखिए ये डबल बॉन्ड इस रिंग के इस पे आ रहा है ना, इसलिए ये एक्सोसाइक्लिक है, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें कौन सा, ये बी है, ए का एक्सोसाइक्लिक, ए बी का एक्सोसाइक्लिक, देखिए ये बिल्कुल इसके साथ ये डबल बॉन्ड इस रिंग के मुंह पे आ रहा है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग बी को एक्सोसाइक्लिक है, तो इसमें दो एक्सोसाइक्लिक। इसमें देखिए यहाँ पे ये सिंगल, ये जो एक डबल बॉन्ड है बीच में, इस पे नजर मारिए, ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग ए को भी एक्सोसाइक्लिक है और इस रिंग सी को भी एक्सोसाइक्लिक, यानी इक्विवेलेंट टू टू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बराबर है। तो इससे आपको आइडिया आया होगा कि हम कब किसको एक्सोसाइक्लिक बोलेंगे और वहां पे 5 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन हो गया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब हम देखेंगे अल्काइल सबस्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यू क्या होते हैं, है ना, क्योंकि हमें 5 ऐड करना है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको ढूंढना है, आपको सबसे पहले ढूंढना है डाइन को, कि आपका डाइन कहाँ है, ये आपका डाइन यहाँ पे है ना, तो आपको इसको बेस मानना है, इस डाइन को क्या मानना है, बेस मानना है, जो कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आपका बेस हो गया। अब इसके आसपास हमें ढूंढना है, इसके आसपास यहाँ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको हम अल्काइल सबस्टिट्यूएंट्स कहते हैं, और इस डाइन के यहाँ पर भी ये जुड़ा हुआ है, इथाइल एक जुड़ा हुआ है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, अल्काइल सबस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जैसे कि आपका इस टाइप का भी हम बना सकते हैं, ये आपका डाइन हुआ ना, CH2 सॉरी CH2 है ना, ये डाइन हुआ ना, ये डाइन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, तो ये डाइन हुआ। अब इस डाइन के यहाँ पे क्या आ रहा है, एक अल्काइल ग्रुप आ गया, तो इसको हम क्या मानेंगे, अल्काइल सबस्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे भी एक अगर आते हैं तो अल्काइल सबस्टिट्यूएंट्स मानेंगे, इस डबल बॉन्ड के आसपास यहाँ भी एक आते हैं तो इसको भी हम अल्काइल सबस्टिट्यूएंट्स मानेंगे। ठीक है, तो अल्काइल सबस्टिट्यूएंट्स को हमें कितना ऐड करना है, बेस वैल्यू पे 5 नैनोमीटर ऐड करना है। रिंग रेजिड्यू कौन सा हुआ, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि आपका डाइन कहाँ है, तो डाइन यहाँ है आपका। अब इसके आसपास आजू बाजू में आपको देखो कि इस डबल बॉन्ड के साथ रिंग का ये पार्ट अटैच है, रिंग का ये दूसरा पार्ट अटैच है, तो ये आपको हो गया 2 रिंग रेजिड्यू। इसमें कितने हैं, रिंग रेजिड्यू, और रिंग रेजिड्यू जब होगा तो आपको 5 नैनोमीटर यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो ये ऐड कर सकते हैं आप।
ठीक है। यहाँ और एक एग्जांपल दिखाया है, इसमें कितने रिंग रेजिड्यू है आप थोड़ा सा देखिए। तो सबसे पहले आपको डाइन को ढूंढना है। डाइन कहाँ है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका डाइन है, जो कि 1 2 3 4 से यहाँ पे डिजिग्नेट किया है, ठीक है। अब इसके आसपास कितने रिंग के पार्ट इसके साथ लगे हुए हैं, इस डाइन के साथ, है ना। तो ये एक रिंग रेजिड्यू लगा है, यहाँ पे एक रिंग रेजिड्यू लगा है, ये एक रिंग रेजिड्यू लगा है, 3 रिंग रेजिड्यू लगा है। इसमें और क्या है, एक चीज आप नोट किया कि इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसका 5 ये भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना। अब इस रिंग में देखिए, इसमें कितने रिंग रेजिड्यू हैं। रिंग रेजिड्यू मतलब रिंग का पार्ट, ये आपका 1 2 3 4 आपका डाइन हो गया। ऐसे आप नंबरिंग करें तो आपको इजी हो जाए, 1 2 3 4 करो तो ये डाइन हो गया। अब इस डाइन के आसपास देखना है रिंग रेजिड्यू कितना है। रिंग का ये पार्ट अटैच है 1, रिंग का ये 2 पार्ट अटैच है 2, ये पार्ट अटैच है रिंग का 3 रिंग रेजिड्यू अटैच है। तो 3 × 5 यानी 15 नैनोमीटर हमें बेस वैल्यू पे इस पे ऐड करना पड़ेगा। और कुछ है क्या इसमें, तो आप देखिए इस डाइन के आसपास में एक मिथाइल ग्रुप में है, जिसको हम क्या बोले थे, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो 5 इसका ऐड हो जाएगा, और ठीक है। और इसमें एक एक्सोसाइक्लिक भी है, डबल बॉन्ड इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक में भी है, तो 5 इसका भी ऐड हो जाएगा। अब इस रिंग में देखिए कितने रिंग रेजिड्यू। सबसे पहले पता कीजिए कि आपका डाइन कहाँ है। डाइन 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकते हैं, पहले मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ आप देखिए, इस रिंग को मैं अगर अलग से दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ डबल बॉन्ड है। बाकी ब्रांच को हम बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं इस पोर्शन को देखता हूँ, इस पोर्शन को 1 2 3 4 यहाँ तक ही, ये आपका डाइन हो गया, कौन सा, होमो इन्यूलर। लेकिन अगर मैं थोड़ा ऐसे देखूं, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ये तो हिट्रोएन्युलर हुआ। अब किसको मैं बेस वैल्यू मानूं, तो याद रखना आपको होमो एन्युलर को वैल्यू को मानना है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 254 नैनोमीटर है ना। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है हमें इसको मानना होता है वेवलेंथ में। तो इसलिए आपको इसको ऐसे होमो एन्युलर इसको लेना है। बाकी क्या रहा फिर, 1 2 3 4 यहाँ तक आपका डाइन हुआ। यहाँ तो एक और कंजुगेशन है, तो इस कंजुगेशन को आप एक्स्ट्रा कंजुगेशन मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स्ट्रा कंजुगेशन। और एक्स्ट्रा कंजुगेशन को कितना इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, 30 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप ढूंढिए इसमें रिंग रेजिड्यू कितने हैं, जितने कंजुगेशन तक है ना, सब आसपास में हमें ढूंढना है रिंग रेजिड्यू। जहां तक कंजुगेशन, सिर्फ डाइन तक नहीं रहना है, जब कंजुगेशन होगा तो जहां तक कंजुगेशन है तो उस समय वहां तक हमें रिंग रेजिड्यू ढूंढते जाना है। एक रिंग रेजिड्यू इस डबल बॉन्ड के पास है, एक दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो इसका मतलब इसके पास 3 रिंग रेजिड्यू है, तो 15 नैनोमीटर ये ऐड हो जाएगा। और एक क्या है, और एक इसमें अल्काइल सबस्टिट्यूएंट है, ये एक अल्काइल सबस्टिट्यूएंट है, ये एक अल्काइल सबस्टिट्यूएंट है, 2 है ना, तो 2 अल्काइल सबस्टिट्यूएंट 2 × 5 ये भी ऐड हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक है, तो ये और 5 इसमें ऐड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल और करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हमने डिस्कस किया वही मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के रखा है, ताकि आपको जब नोट बनाना चाहे तो स्लाइड को देख के आप इसको नोट करें, ठीक है। तो हम कुछ इस रूल को कुछ एग्जाम्पल लेके कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले आप ढूंढ दिया आपका डाइन कौन सा है, 1 2 3 4, ये आपका डाइन, ये वाला पार्ट हो गया डाइन, ठीक है। तो ये आपका डाइन हुआ। अब डाइन में ये एसाइक्लिक है, तो बेस वैल्यू आप देखिए, बेस वैल्यू कितना आएगा, 214 नैनोमीटर। बस आपको ये देना, 214 नैनोमीटर इसका बेस वैल्यू आएगा। इसके बाद देखना है कोई रिंग रेजिड्यू तो नहीं है, रिंग तो इसमें है ही नहीं। अल्काइल सबस्टिट्यूएंट है, इसमें कितने हैं, देखिए आपका मेन ये हुआ ना डाइन, इसके इस डबल बॉन्ड के साथ में 1 2 अल्काइल सबस्टिट्यूएंट है, 2 अल्काइल सबस्टिट्यूएंट है ना। तो 2 अल्काइल के कितना आएगा, 2 × 5, एक का 5 है ना, तो ये कितना हो 10,
यानी 224 नैनोमीटर। इसका मतलब इसका कैलकुलेटेड जो लैम्ब्डा मैक्स है वो कितना आ रहा है, 224 नैनोमीटर। अब देखते हैं, तो ये 224 आ रहा है, और जो आपने ऑब्जर्व किया, आपने इंस्ट्रूमेंट में देखा 226, यानी ये गुड एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ आ रहा है। ठीक है, अब और एक एग्जांपल यहाँ डिस्कस करेंगे। ये कौन सा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। आपका ये डाइन है यहाँ पे, लेकिन कौन सा डाइन है, एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, तो होमो इन्युलर। होमो इन्युलर में बेस वैल्यू कितना लेना है, 253, बस बेस वैल्यू लिया 253। फिर इसके बाद आपको रिंग रेजिड्यू देखना है, इस डबल बॉन्ड के आसपास कितने रिंग रेजिड्यू। इसको रिंग रेजिड्यू नहीं मानना है, ये तो आपके कंजुगेशन का पार्ट हुआ ना, ये डाइन का पार्ट हो, इस बीच वाले को रिंग रेजिड्यू नहीं माने। कुछ स्टूडेंट इसको भी कैलकुलेट करते हैं, इसको नहीं करना है। जब भी कंजुगेशन में है उनको इग्नोर करना है, कंजुगेशन के बाहर वाले को, है ना। 253 कंजुगेशन यहाँ एंड हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये आपका रिंग रेजिड्यू हुआ, ये एक रिंग रेजिड्यू हुआ, ये एक रिंग रेजिड्यू हुआ। कितने रिंग रेजिड्यू हुए, 3। तो 3 × 5 कितना हुआ, 15। यहाँ 15 ऐड करना पड़ेगा। और क्या है इसमें, और है ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक में है, तो एक्सोसाइक्लिक वाला इंक्रीमेंट 5, तो कितना हुआ 13 273 नैनोमीटर इसका लैम्ब्डा मैक्स का वैल्यू आना चाहिए। तो देखते हैं 273 आ गया। और देखिए जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऑब्जर्व लैम्ब्डा मैक्स 275, यानी गुड एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल, यानी आपने जो स्ट्रक्चर बनाया बिल्कुल एक सही स्ट्रक्चर आपने बनाया है। ठीक है ना, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर से जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रहा है और जो मशीन आपको वैल्यू दे रहा है वो दोनों सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो सही है। ठीक है, जैसे अब डॉक्टर बोलते हैं कि शायद इसमें ये होगा, और आपको टेस्ट में भी वही चीज़ें आते हैं, तो आप बोलते हैं जो मैंने बोला वही आपको वही प्रॉब्लम है बोल के उसका ट्रीटमेंट करते हैं ना, यही चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे कौन सा डाइन आ गया, यहाँ आपका ये डाइन है 1 2 3 4, ये डाइन है ना, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड दो अलग रिंग में है, तो हिट्रोइन्युलर हुआ। हिट्रोइन्युलर हुआ तो कितना बेस वैल्यू लेना है, 214। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट देना है, इस डबल बॉन्ड के साथ ये रिंग रेजिड्यू अटैच है, ये रिंग रेजिड्यू अटैच है, 3 रिंग रेजिड्यू अटैच है, तो कितना आएगा 3 × 5 15 नैनोमीटर इंक्रीमेंट यहाँ ऐड करना है। और कुछ अटैच है क्या इसमें, ये इसको रिंग अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानेंगे क्योंकि ये इस कंजुगेशन से बहुत दूर है ना। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक में है, तो 5 इसका होगा, तो कितना होगा 234 नैनोमीटर इसका वैल्यू आना चाहिए कैलकुलेटेड। ठीक है, तो देखिए इसका कितना आ रहा है 234, और ऑब्जर्व्ड कितना आ रहा है 235। बिल्कुल आपने जो कैलकुलेट किया और जो ऑब्जर्व किया एक दूसरे के साथ बिल्कुल मेल खा रहे हैं, यानी बिल्कुल पास पास आ रहे हैं, है कि नहीं। और एक एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको देखिए कौन सा है, अब ये कौन सा डाइन है, ये साइक्लिक तो नहीं है, देखो यहाँ ब्रेक है, ये साइक्लिक नहीं है, तो ए साइक्लिक हुआ। तो साइक्लिक कंजुगेटेड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम मानेंगे ही नहीं। ठीक है, अब कहाँ मानेंगे, फिर 1 2 3 4 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये आपका डाइन पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब फिर ये आपका 1 2 3 4 ये हुआ था, तो ये एसाइक्लिक डाइन है, तो 214 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद कोई रिंग रेजिड्यू, तो ये रिंग है नहीं, तो इसको मानेंगे हम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 ये आ जाएगा। बस ये जो डबल बॉन्ड है उसका कोई इंक्रीमेंट ऐड नहीं होगा क्योंकि ये डाइन के साथ कंजुगेशन में नहीं है, तो सिंपल सा 219 नैनोमीटर इसका वैल्यू आएगा। तो देखिए 219 और लेकिन ऑब्जर्व 224। ठीक है ना, गुड एग्रीमेंट, ±5 तक जो है वो अलाउड होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये जो है लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसमें अगर फिर से कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं नेक्स्ट डे जूम पे फिर से इंटरेक्शन करने की कोशिश करूंगा जब भी मुझे नेटवर्क सही मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे ये चीज़ें मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा जहां आपको समझ में नहीं आया हो। और इस पे कुछ असाइनमेंट मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो इस असाइनमेंट को आप जितना हो सके विद इन टाइम रिस्पॉन्स कीजिएगा, क्योंकि ये जो मार्क्स है
आपके फाइनल इवैल्यूएशन पे इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।